आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 19 का मैच 3 है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि होस्ट वर्सेस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 चैंपियन, या फिर आप कहें कॉन्फिडेंट होस्ट वर्सेस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 चैंपियन। जी हाँ, पिछली मैच में जीत के बाद स्कॉटलैंड जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की चैंपियन ऑलरेडी हो चुकी है। और वहीं पर अगर बात करें होस्ट की यानी नेपाल की, तो वो भी अपने रिकॉर्ड चेस के बाद, जी हाँ, अभी उन्होंने हाईएस्ट ओडीआई रन चेस किया, उसके बाद डेफिनेटली वो अपने होम एडवांटेज में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ सकते हैं इस मैच में। तो इन दोनों के बीच में ये मैच होने वाला है। अब इसकी मैच प्रीव्यू की यहाँ पर डिस्कशंस आपके सामने लेकर हाजिर है। क्या कुछ इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ चीजें हैं जो जीत के बावजूद भी टीम को ठीक करनी होगी। ये दोनों ही टीमें जीत कर आ रही हैं और दोनों ही एक बेहतरीन जीत के साथ आ रही हैं। एक ने 25 प्लस का स्कोर चेस किया और एक ने तो 153 चेस कर लिया, और एक विकेट भी दूसरी वाली टीम को एक खुशी का पल तक नहीं दिया। एक विकेट गिराकर खुशी भी मना सके। तो बहुत डेडली मैचेस दोनों ने ही जीते हैं अपने अपने मुकाबले। अब यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा मैं यहाँ पर। काफी लोगों ने आप में से पिछले पोस्ट मैच एनालिसिस में जो नेपाल वर्सेस नाइजीरिया हमने किया था, वहाँ पर एक आध लोगों ने पूछा कि भाई कोच को किस तरह से देखते हैं कि कोच के आने के बाद काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ा और काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला। तो उनके लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर मैच वो नेपाल हार जाता, अगर वो नेपाल मैच हार जाता, तो भी उससे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि मोंटी देसाई सर जो कोच है वो बड़े खराब है, क्या सिखाया वगैरह वगैरह। और अगर वो जीत भी गए हैं तो भी आप ये इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा कुछ सिखा दिया या अचानक से कुछ इंपैक्ट पड़ गया। डेफिनेटली टीम का एनवायरमेंट जैसी चीज वो जरूर होती है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो अभी और देखना बाकी है। सिर्फ एक मैच के बेसिस पे, चाहे आप हारे हो तो भी जज नहीं कर सकते, और अगर आप जीते हो तो भी आपको जज नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी। ये जरूर कहना होगा कि स्कॉटलैंड के सामने एक रियल टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि स्कॉटलैंड बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस और अलग तरीके की एक टीम है। तो डेफिनेटली, और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की चैंपियन टीम के खिलाफ अगर ये एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आए तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कुछ इंप्रूवमेंट जरूर है। तो अभी एक बड़ा टेस्ट जो है नेपाल को पास करना है स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में कल की अगर हम बात करें, और उसके बाद जब ये टीम यूएई जाएगी यानी अपने अवे टूर करेगी, वहां पर किस तरह से परफॉर्मेंस करती है, उस टूर से रिटर्न आने के बाद डेली क्रिकेट कहीं ना कहीं आपको बता सकता है कि मोंटी देसाई सर का जो कोच का जो इम्पैक्ट है अब तक फर्स्ट 5-6 गेम्स में वो कैसा रहा है। लेकिन एक मैच में डिसाइड कर देना, भले वो हारे होते जीते होते, कि वो अच्छे या खराब है, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उन सर के साथ भी बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ये वो आंसर है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर, क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट्स की कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर स्कॉटलैंड नेपाल से हमें देखने को मिल सकती है, क्या कुछ चीजें वो अप्लाई करें इस मैच में। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? नहीं, जरूर। और सबसे पहली बात जो यहाँ पर देखने वाली ये है कि सामने स्कॉटलैंड की टीम है जहाँ पर ओपनर्स अगर आप देखेंगे, काइल क्वाइट्जर और जॉर्ज मनसे जैसे प्लेयर ओपनिंग करते हैं। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस, और क्या हाल किया जॉर्ज मनसे ने। अभी हमने देखा काइल क्वाइट्जर ने जो इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उन्हें, सारे कंडीशनों की, सारे हालातों की सब मालूम है उन्हें। और यहाँ पर जिस तरीके का पहला मैच में हमें देखने को मिला, पहले ही मैच पे वो एक्सपीरियंस बिना गलती किए ज़्यादातर 150 रन तक टीम पहुँच गई, ज़्यादा कोई एरर किए हुए। लेकिन पहली बात जो यहाँ पर आती है वो ये है कि सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आते हैं जॉर्ज मनसे ओपनिंग करने के लिए। तो होना ये चाहिए, पहला दाव ये होना चाहिए कि जॉर्ज मनसे के सामने पेसर को नहीं लगाकर अगर दीपेंद्र सिंह एरी से शुरुआत करवाई जाए अगर ओवर्स की शुरुआती पावर प्ले में, तो बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। इसके रिजल्ट निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांस है कि जॉर्ज मनसे पेविलियन लौटते हुए नजर आ सकते हैं अगर दीपेंद्र सिंह एरी को शुरू के 3-4 ओवर दिए जाए 10 ओवर में से, और उनकी बॉलिंग स्टिक, स्टंप टू स्टंप अगर वो रखें, स्टिक, थोड़ा ना इधर थोड़ा ना उधर, सिर्फ स्टंप टू स्टंप, क्योंकि पावर प्ले है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हुआ तो आप सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर आपकी बॉल मिलेगी। स्टिक, स्टंप टू स्टंप रखें और 3-4 ओवर के लिए उन्हें ट्राई किया जाए, ना कि 10 ही 10 ओवर डलवा दिया जाए। 3-4 ओवर के लिए पावर प्ले में बुलाएं मनसे के सामने, तो ये प्लान बहुत बहुत कामयाब हो सकता है। इससे दिल्ली क्रिकेट को इसकी पूरी उम्मीद है अगर ऐसा होता है। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है। और डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे कि मनसे भी बेहतरीन एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसमें कोई दरार नहीं है, वो जबरदस्त एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन ये एक दाव बहुत बेहतर हो सकता है कि दीपेंद्र सिंह एरी को आप उनके सामने ट्राई करें, एक ऑफ ब्रेक बॉलर को लेफ्ट आर्म बैट्समैन के सामने। एक इंटरेस्टिंग दाव यहाँ पर हो सकता है। तो शुरू में अगर दीपेंद्र सिंह एरी को लगाकर 3-4 ओवर के लिए ट्राई किया जाए मनसे के सामने, और मनसे को जितनी ज़्यादा वो बॉलिंग करा पाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और मेक श्योर करना होगा फील्डर्स को भी कि वो ज़्यादातर कोशिश करें कि जॉर्ज मनसे दीपेंद्र सिंह एरी के सामने ही आए। ये एक दाव अगर नेपाल रोहित पुरा लगा ट्राई करे और नेपाल
की टीम अगर ट्राई करे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि मनसे ऐसे प्लेयर को अगर आप शुरू के 4-5 ओवर में पवेलियन में लौटाने में कामयाब हो गए तो शुरुआत के फेस में आपके पास एक अपर हैंड होगा, जो एक तेजी के साथ स्ट्राइक रेट से रन बनते हैं उस पर आप थोड़ी देर के लिए लगाम लगा सकते हैं जब तक वापस स्कॉटलैंड के प्लेयर अपने ग्रुप में आते हुए नजर आएंगे। तो एक इंटरेस्टिंग दाव है वो, बाकी कैप्टन को सोचना है कि वो इस दाव पे इंप्लीमेंट करते हैं या फिर नहीं, लेकिन एक बहुत इफेक्टिव और इंप्रेसिव दाव ये हो सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट चीज की तो वो आ जाता है अब स्कॉटलैंड की तरफ से, अगर हम देखें स्कॉटलैंड पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पर देखें तो नेपाल के जो ओपनर्स हैं उन्हें आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कॉटलैंड के जो बॉलर्स हैं उनको और कैप्टन को ये मेक श्योर करना होगा कि आप दोनों के दोनों नेपाल के ओपनर्स को विद इन अ पावर प्ले अगर आप कहें कि आउट करने की पूरी कोशिश करिए। और शुरू के 10 ओवर में 7-8 ओवर तक या 9-10 ओवर तक दोनों के दोनों आसिफ और कुशल दोनों को आप कोशिश करें कि दोनों के दोनों विकेट जो है आप ले पाए। और जब आपके जो प्राइम बॉलर्स हैं जो 4-5 ओवर लगातार डालते हैं, प्राइम बॉलर्स हैं, अगर 5-6 ओवर तक वो प्राइम बॉलर्स को कुशल या आसिफ के में से किसी का भी विकेट नहीं मिलता है, किसी का भी नहीं मिलता है, नेपाल 0 ही है 20-25 या 30 रन पे, तो फिर वहां पर चेंज होने से भी कतराइए मत, वहां तुरंत इंस्टेंट चेंज से मत कतराइए। अगले 5 ओवर शुरू के 5 ओवर आपने प्राइम बॉलर से कराए, विकेट नहीं मिला, तुरंत आप 2 और बॉलर को इंट्रोड्यूस कर कोशिश करिए कि उनका जो मोमेंटम है उसे आप ब्रेक कर सके और 10 ओवर आते आते कुशल और आसिफ दोनों को आप पवेलियन भेज दें। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि अगर दोनों ओपनर्स चले गए तो जबरदस्त प्रेशर जो है मिडिल ऑर्डर पे आ जाएगा और फिर उनके लिए एक लंबा प्रोसीजर होगा खींच कर लेके जाना नीचे तक, जो इतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, जिसे हाल फिलहाल में हम देखा है कि रोहित बहुत अच्छा कैंडल कर पाते हैं लेकिन बाकी प्लेयर जो है वो डावाडोल और डगमगाने लग जाते हैं, तो उसका फायदा स्कॉटलैंड को मिलेगा। इसीलिए स्कॉटलैंड मेक श्योर करे कि पावर प्ले के अंदर दोनों ही ओपनर्स नेपाल के वो पवेलियन जरूर भेजने में कामयाब रहे। अगर आपके पहले हथियार से वो काम नहीं आता तो आपको अपना सेकंड वेपन ट्राई करना होगा, तो नए बॉलर्स को तुरंत रिलीज कर 6 से 10 ओवर के बीच में उनसे अटैक करने की कोशिश करनी होगी, चाहे वो स्पिनर्स हो या फिर पेसर्स हो। ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो क्या चीज पिक करी है आपने और क्या उस पर कहना चाहेंगे? नहीं जरूर, देखिए तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर नेपाल बॉलर्स के लिए है जो शुरुआत में आते हैं, जैसे कि हमें अमूमन उम्मीद है कि सोमपाल करन शुरुआत करेंगे ओवर की, जैसे कि है। अगर ये हो जाता है तो वो तो खैर बहुत बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्रिकेटिंग फैक्ट देखें तो सामने हमें सोमपाल करन ही कराते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज हो जाती है बॉलिंग में नेपाल की तरफ से, यहाँ 2 ऑप्शन नेपाल के बॉलर्स के सामने होंगे, क्योंकि सामने जो टीम है उसकी बैटिंग बहुत खतरनाक है। 2 काम करने हैं शुरू के 15 ओवर में, या तो आप पहला ऑप्शन 3 विकेटें निकालिए, 3 विकेटें चाहिए शुरू के 15 ओवर में, 3 विकेटें यहाँ होनी चाहिए, या फिर 3 विकेटें ना सही 1 विकेट है कोई बात नहीं, रन्स इतने कम होने चाहिए, ये दूसरा ऑप्शन है, रन्स इतने कम होने चाहिए कि सामने वाली टीम बिल्कुल दबाव में, बिल्कुल प्रेशर में हो। 15 ओवर में यानी कि 90 बॉलें हो जाती हैं, पूरी 90 बॉल, तो कम से कम रन हो 40-45 तक, 50 भी नहीं होने चाहिए वरना तो बहुत रन हो गए, 40-45 रन हो तो बेहतर है। 15 ओवर तक, 10 ओवर तक भी नहीं, 15 ओवर तक, या पहला ऑप्शन 3 विकेटें होनी चाहिए, या फिर आप सिर्फ 45 या 40 रन तक अगर 15 ओवर तक करके रखें, बहुत फायदा मिलेगा इसका मिड फेस में, जब आपके स्पिनर्स हावी होंगे मिड फेस में बॉलिंग कराने के लिए। आप खुद देखिएगा इसके रिजल्ट आपको मिड फेस में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज करनी आसान नहीं है। 15 ओवर के अंदर एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस है सामने, वहीं पर इधर से भी उनके सबसे एक्सपीरियंस बॉलर्स को अपना दांव खेलना होगा। हम बात कर रहे हैं सोमपाल करन की, क्योंकि सोमपाल करन के पास भी काफी एक्सपीरियंस है, तो उन्हें इसको मेक श्योर करना होगा कि वो शुरू के 15 ओवर में, सारे 15 ओवर तो वो नहीं डालेंगे, लेकिन मेजर जो ओवर्स है वो वही रखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको शुरू के 15 ओवर में या तो स्कॉटलैंड के कम से कम 3 विकेट्स गिराने हैं, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर में 3 विकेट आपने गिरा दिए, तो इसका मतलब है कि आपने काफी बड़े-बड़े नाम पवेलियन भेज दिए। और या फिर आप 45-50 तक, 50 तक चलिए, मान के चलिए 50-55 तक आपने 15 ओवर में उनकी गाड़ी को रोक के रखा है, इकोनॉमी को रोक के रखा है। और इसका मतलब ये है, क्योंकि 50-55 तक अगर उनकी गाड़ी रुकी हुई है तो इसका मतलब जरूर है कि यार मन से तो जा चुके होंगे, क्योंकि मन से है 15 ओवर तक और 50 रन हुए, ये तो हजम बात नहीं होगी। इसका मतलब है कि मनसे का विकेट शुरू में ही मिल गया। बिल्कुल, और एक चीज जरूर है, अगर हो रहे भी होंगे तो स्ट्रगल कर रहे होंगे, और स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा देर टिक ही नहीं सकते, बस कुछ देर और बॉल आउट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकल सोचने की बहुत जरूरत है। यहाँ सिर्फ क्रिकेट बोल कर ये सोच लेना
कि हाँ हम टिपिकल वही बॉलिंग रखेंगे, ऑफ साइड ऑफ स्टंप, ऑफ साइड ऑफ स्टंप, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं सामने, आपके पास भी सामने नेपाल के पास भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं और सामने वाली टीम में भी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना आइडिया जो है, सोचने का तरीका है, वो डेफिनेटली चेंज करना है, क्योंकि आपको स्कॉटलैंड के साथ खेलना है, जो कि ये पॉइंट्स बाय पॉइंट्स हमको समझा रहे हैं किस तरह से इफेक्टिव हो सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अगले पॉइंट की यहाँ बात करें तो ये स्कॉटलैंड के पर्सपेक्टिव से वापस हम चलते हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं बराबर है। सबसे बड़ी यहाँ बात करें तो लोअर ऑर्डर जो है नेपाल का, जी हाँ, लोअर ऑर्डर की मैं बात करूं, कुशल आसिफ हो गए, ज्ञानेंद्र मल्ला हो गए, रोहित पुड़ैल हो गए, और उसके बाद एक विकेट को और आप ले लीजिए। इन पांचों को अगर आप हटा दें, कुशल मल्ला आते हैं तो पिछले मैच में वही आए थे, इन पांचों को अगर आप हटा दें, उसके बाद जो 6 प्लेयर्स बचते हैं लोअर ऑर्डर होते हैं, उनके खिलाफ स्कॉटलैंड ये मेक श्योर करे कि वो अपने टॉप प्राइम बॉलर्स को ही इस्तेमाल करे। वहां किसी को ऐसे नहीं कि किसी, चलिए हमने विकेट गिरा दिया, किसी हैंडी बॉलर को ले आए या फिर किसी नॉर्मल बॉलर से बस ओवर निकलवा रहे हैं, या फिर उस पर्टिकुलर डे पे कि वो एक बॉलर आज स्ट्रगल कर रहा है तो उसी से इस फेवर में करा लो, या उससे बचने की कोशिश करिए। क्योंकि लोअर ऑर्डर में आप अगर अपने प्राइम विकेट टेकिंग बॉलर्स को लाकर उनके खिलाफ अटैक करेंगे, डेफिनेटली वो विकेट हुए नजर आ सकते हैं, और वो फायदा होगा कि आप सिर्फ 30-40 रन के अंदर नेपाल का जो लोअर ऑर्डर है उसे पूरा का पूरा उखाड़ फेंकने में कामयाब रहेंगे। कम से कम 3-4 विकेट वहां पर आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर नीचे से आते हैं संदीप जोरा हुए, करण केसी है, सोमपाल कामी यहाँ पर हुए, और अगर कोई न्यू एंट्री अगर होती है तो वो सब हुए, तो ये बहुत क्रूशियल विकेट्स हो जाएगा। तो इनके खिलाफ अपने टॉप प्राइम विकेट टेकर बॉलर से ही अटैक कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा, अनलेस आप किसी हैंडी बॉलर या फिर पार्ट टाइम बॉलर के साथ जाए तो उससे कहीं ना कहीं बेहतर होगा, क्योंकि उन बॉलर के खिलाफ शायद वो ज्यादा से ज्यादा रन करने में कामयाब हो जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग दाव स्कॉटलैंड के लिए भी रहने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। एंड कोई और पॉइंट आपकी नजर में है, या फिर उसके बाद हम चले प्लेइंग इलेवन की तरफ? जरूर चले प्लेइंग इलेवन की तरफ। जी हाँ, तो ये सारी चीजें वापस एक बार हम रिपीट आप करना चाहें पांचों पॉइंट्स को, तो एक बार जरूर रिपीट करें। जरूर दीपेंद्र सिंह यानी शुरुआत करें अगर ओवर्स की तो बेहतर होगा मनसे के सामने। उसके बाद नेपाल की जो ओपनर्स को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें, बिल्कुल 2 चेंज 10 ओवर के अंदर 2 चेंजेस होनी चाहिए। अगर विकेट नहीं गिर रहे तो फटाफट दूसरे बॉलर्स को लाकर वहां पर ट्राई किया जाए। और उसके बाद नेपाल की तरफ से देखें तो पहले 15 ओवर में या तो विकेट लीजिए 3, या तो फिर आप बहुत कम रन दीजिए, जिससे कि प्रेशर बनेगा, स्पिनर्स आएंगे, वो इफेक्टिव होंगे और मिडिल ऑर्डर पे धराशायी होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे स्कॉटलैंड की। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर ये स्कॉटलैंड के लिए है कि स्कॉटलैंड लोअर ऑर्डर पे उन्हीं बॉलर्स को लेके आए जो उनके उस मैच में बेहतरीन बॉलिंग जिन्होंने कराई हो, विकेट लिए हो या बहुत बेहतरीन इन्होंने परफॉर्म किया हो, लोअर ऑर्डर के खिलाफ लेके आए नेपाल के, और लोअर ऑर्डर को जल्दी से नेपाल के चलता करें, जिससे कि स्कोर जो है वो कम में रहे या फिर नेपाल मैच ही हार जाए। बिल्कुल, तो ये फैक्टर्स जरूर, ये 5 फैक्टर्स हैं जो हमने दोनों टीमों के पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश की। स्कॉटलैंड के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें उनके लिए बेहतर रहेंगी और नेपाल के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें उनके बेहतर रहेंगी। डिस्कशन मैच होने के बाद यही होता है कि अगर एक आध मैचेस हो जाए तो उसके बाद मैच प्रीव्यू में भी मजा आता है कि चलिए डिस्कशन करने के लिए हमारे पास काफी कुछ है। अब चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। दोनों टीमें एक जबरदस्त मैच जीतकर आई हैं, 280 पर चेस किया और स्कॉटलैंड तो दमदार जीत दर्ज की है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर दोनों टीमों में प्लेइंग 11 में कुछ खास आप चेंज देखना चाहेंगे यहाँ पर, अगर कोई इंजरी ना हुई हो तो? नहीं जरूर, देखिए बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी यहाँ डाउट नहीं है हमें डेली क्रिकेट को कि कोई चेंज यहाँ होगा या होना चाहिए, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंजरी वगैरह हो गई तो वो बात अलग है, और लगता नहीं है कि इंजरी वगैरह के बहाने ज्यादातर किसी और में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लगता नहीं है कोई ऐसा होगा। बाय द वे हो गया, अगर सच में इंजरी हो गई, कोई भरोसा नहीं होता, तो जरूर चेंज हो, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने जो ताना मारा है वो फुल मेंबर्स की तरफ क्लियर नजर आता है। नाखून भी टूट गया, इंजरी 4 मैच के लिए बाहर। खैर यहाँ पर ऐसा नहीं है। खैर यहाँ बात करें तो कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस हमें नजर आते हुए नहीं आ सकते, अनलेस कोई बहुत बड़ी इंजरी अगर हो तभी। और डेफिनेटली हाँ, बैटिंग ऑर्डर वगैरह में अगर चेंजेस देखने को मिले तो वो कैप्टन और कोच के ऊपर है, वो और करना चाहे, लेकिन प्लेइंग 11 में चेंजेस ना ही करें तो बेहतर है। एक विनिंग टीम है, विनिंग मोमेंटम के साथ है, दोनों टीमों की बात कर रहे हैं हम, तो इसे छेड़ना बेफिजूली रहेगा। बाकी कैप्टन और कोच के हाथ में यहाँ पर हो जाता है। तो फिलहाल इस पूरे मैच प्रीव्यू में इतना ही, यही सारी डिस्कशंस थी, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अगर मैचेस हो जाते हैं तो डिस्कशन का जो तरीका होता है वो कुछ अलग तरीके का हो जाता है, और मैच प्रीव्यू यही था। एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को यहाँ मिल सकता है। अब देखना है कि होस्ट जिन्होंने नामीबिया को एक जबरदस्त हार हराया, जबरदस्त जीत जीती, अब क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 चैंपियंस के सामने उनका परफॉर्मेंस किस
किस तरह का रहता है। एक और जबरदस्त मैच हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर होस्ट लोगों ने जैसा क्रिकेट पहले मैच में खेला, अगर उसका 60-70% भी आप खेल गए, डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग और कंपेटिटिव मैच देखने को मिल सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए। सारी पोस्ट मैच एनालिसिस और सारी अपडेट्स आपको इस डेल क्रिकेट चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। कम्युनिटी ऐप भी चेक करना मत भूलिएगा, काफी सारी एशियन क्रिकेट अपडेट्स ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करा दी। बाय।